उजड़ा हुआ मकान, उत्तर भारत का एक छोटा कस्बा। देवपुर कस्बे के आखिरी सिरे पर एक पुराना मकान था। ना कोई रहता, ना कोई जाता, लेकिन हर रात लोग कहते थे उधर से सांस लेने की आवाज आती है, हाँफने जैसी, जैसे कोई दीवारों के अंदर जिंदा हो। रात काफी हो चुकी थी। ट्रेन देवपुर के छोटे से रेलवे स्टेशन पर आकर रुकी। छी, क्लक, दरवाजे खुले, पर उतरने वाला सिर्फ एक आदमी था। रेलवे स्टेशन, ना कोई कुली टुटखत, ना कोई चाय की आवाज, ना टिकट बाबू, सिर्फ एक पीली ट्यूबलाइट जो बार बार चमक रही थी। देवपुर यही है ना? कोई है? कोई जवाब नहीं। गांव की दूरी स्टेशन के बाहर एक टूटी सी पटरी लगी थी। देवपुर 6 किलोमीटर रात में जंगल के बीच। रिक्शा तो मिलेगा ना? तभी दूर से एक आवाज आई, टन टन, जैसे किसी ने रात की छाती पर घंटी मार दी हो। स्टेशन के अंधेरे कोने से एक साया निकला, सफेद दाढ़ी, पुराना कंबल और पीछे बैलगाड़ी। बेटा, रिक्शा नहीं मिलेगा। क्यों बाबा? रात बहुत हो गई है और यहाँ रात के बाद कोई नहीं रुकता। गांव जाना है मुझे, देवपुर। बहुत दूर है बेटा, पैदल चला तो रास्ता ही खा जाएगा। तो क्या करूँ? आजा, मेरे साथ चल, गांव के अंदर छोड़ दूंगा। इस रात रास्ते में कोई नहीं मिलेगा। कोई नहीं? हाँ बेटा, देवपुर रात में अकेला चलता है। हवा अचानक चलती है, ट्यूबलाइट बुझ जाती है। बैलगाड़ी चल पड़ती है। जवान थोड़ी देर चुप रहता है, बैग कसकर गाड़ी में बैठ जाता है। खट खट, जैसे ही बैलगाड़ी स्टेशन की सीमा पार करती है, पीछे से वो आवाज आती है, हाँ हाँ, और ट्रेन का हॉर्न अंधेरे में डूब जाता है। काका, आपके गांव में सन्नाटा कुछ ज्यादा ही नहीं है? लगता है जैसे सब कुछ सुन रहा हो। सुनता है बेटा, इसलिए तो कोई बोलता नहीं। आप मजाक कर रहे हो ना? मैं तो कई गांव देख चुका हूँ। बूढ़ा, हर गांव में लोग मरते हैं, लेकिन देवपुर में लोग गायब होते हैं। गायब? मतलब लाश नहीं मिलती? लाश मिलती है बेटा, पर पूरी नहीं। बैल अचानक रुकते हैं। क्या हुआ काका? यही पहली बार मैंने सांसों की आवाज सुनी थी। काका, हवा होगी। हवा सीने से नहीं आती बेटा। भी सुन रहे हो ना? सुन तो रहा हूँ, पर मैं अब गिनता नहीं हूँ। गिनता नहीं? किसे? जिनकी सांसें इस रास्ते पर रुक गई थी। काका, सच बताओ, ये सब कब शुरू हुआ? उस रात जब गांव वालों ने एक घर को जिंदा दफनाया था। घर को या किसी इंसान को? फर्क ही क्या है बेटा, जब इंसान घर के नीचे दबा हो। और आप क्यों वापस जा रहे हो उस गांव में? क्योंकि घर को हर कुछ साल में नई सांस चाहिए होती है। और अगर ना मिले तो? बूढ़ा बैलगाड़ी रोकते हो तो वो खुद लेने आता है। रात उतर चुकी थी। देवपुर की गलियों में हवा नहीं चल रही थी। गांव के बीचों बीच एक छोटी सी आग जल रही थी। उस आग के चारों तरफ 4 आदमी बैठे थे। आग जल रही थी, पर ठंड कम नहीं हो रही थी। भैयो, अब बस करो। मुझे लगता है हमें गांव के बाहर एक बोर्ड लगवा देना चाहिए। कैसा बोर्ड? वही, रात के बाद इस गांव में घुसना मना है। बोर्ड से क्या होगा रामू? जिसे आना होता है वो बोर्ड पढ़ता थोड़ी है। पर जो बाबा उन्हें लाता है उसे तो पढ़ना आता होगा ना। बूढ़ा बाबा, पता नहीं वो इंसान है भी या नहीं। कल रात मैंने देखा था उसे। कहाँ? बिल्कुल इसी आग के पास से गुजरा, बैलगाड़ी में। आग का अजीब पलहवा अचानक चलती है। आग झुक जाती है। उसकी आंखें आग को नहीं देख रही थीं। शिवदत्त, वो मुझे देख रहा था, पर ऐसे जैसे मैं जिंदा नहीं हूं। और गाड़ी में कोई और भी था, पर मैं गिन नहीं पाया। आज नहीं लगा तो कल कोई इसे पढ़ने वाला नहीं बचेगा। लेकिन उस बाबा को रोकेंगे कैसे? उसे नहीं रोका जाता। वो तो घर का रास्ता दिखाता है। सुबह गांव की गिनती में नहीं होता तो वो खुद लेने आता है। बूढ़े के ये शब्द हवा में तैर ही रहे थे कि खट खट, बैलगाड़ी अचानक अपने आप रुक गई। ना डंडा चला, ना आवाज दी गई। बैल सिर झुकाए जैसे किसी के सामने खड़े हों। काका, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, फिर ये गाड़ी? यहाँ से आगे वो हमें नहीं ले जा सकते। क्यों? जंगल शुरू हो गया है बेटा, और जंगल में सिर्फ सांसें चलती हैं, पहिए नहीं। दोनों बैलगाड़ी से उतरते हैं। जंगल की जमीन गीली थी, पर कहीं बारिश नहीं हुई थी।
हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे से चल रहा हो। काका, आपको कभी डर नहीं लगता? दूर उल्लू की आवाज। हो बूढ़ा चलते हुए। डर तब लगता है बेटा जब आदमी के पास खोने को कुछ बचा हो। और आपके पास? मेरे पास अब सिर्फ रास्ते बचे हैं। काका, क्या आपने सुना? सुन तो रहा हूँ, पर पीछे मुड़ना मत। क्यों? क्योंकि जो पीछे है वो आगे देखना चाहता है। ये सांसें हमारी नहीं है ना? नहीं, ये उन लोगों की है जो आधे रास्ते में घर बन गए। काका, अगर मैं वापस जाना चाहूं तो भी चले जा बेटा, लेकिन ध्यान रखना तेरी सांसें तेरे साथ नहीं जाएंगी। अचानक आसमान जैसे फट पड़ा। पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, और फिर धड़ाधड़ धड़ाधड़। जंगल के पत्ते एक साथ कांप उठे। बारिश नहीं थी ये तो जैसे किसी ने ऊपर से अंधेरा उड़ेल दिया हो। काका, ये बारिश इतनी अचानक? अचानक कुछ नहीं होता बेटा, जंगल में हर चीज इशारे से शुरू होती है। बिजली चमकती है कड़क। उसी चमक में दूर पहाड़ियों के बीच वो घर दिखाई देता है, पुराना, झुका हुआ, और हर चमक के साथ उसकी दीवारें उठती गिरती जैसे कोई बहुत दूर से सांस ले रहा हो। काका, वो घर हिल क्यों रहा है? क्योंकि वो हमें देख चुका है। देख चुका है? हम इतने दूर हैं? दूरी आंखों से होती है बेटा, सांसों से नहीं। काका, चलो वापस चलते हैं, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। अब वापस सिर्फ शरीर जाता है बेटा। चलो बेटा, वो घर में चलकर बारिश रुकने का इंतजार कर लेते हैं। उस घर में? पर काका, वो तो... डर मत, घर अजनबियों को नुकसान नहीं पहुंचाता। और जो घर का हो जाए? फिर वो कभी बाहर नहीं भीगता। बिजली फिर चमकती है, अब घर और पास दिखता है। हर चमक के साथ सांसों की आवाज और तेज। दरवाजा खुला हुआ था, न किसी ने धक्का दिया, न किसी ने आवाज लगाई। फिर भी वो खुला था। बारिश की बूंदें दरवाजे की चौखट पर आकर रुक जाती थी, जैसे घर ने कहा हो, बस यहां तक। काका, ये दरवाजा अपने आप... दरवाजे कभी अपने आप नहीं खुलते बेटा, उन्हें अंदर से बुलाया जाता है। घर के अंदर अंधेरा, गहरा, गाढ़ा हवा नहीं थी, फिर भी पर्दे हिल रहे थे। पहली सांस घर की। हाँ, रामू के कान के पास। वो सिहर गया। काका, किसकी सांस है ये? अब इस सवाल का जवाब तुझे मिल ही जाएगा। सिहर गया। पहला कदम रामू ने चौखट पार की। उसका पैर जमीन पर नहीं पड़ा, बल्कि कुछ नरम चीज पर, जैसे गीली मिट्टी नहीं, गीली चमड़ी। ये जमीन हिल क्यों रही है? धीरे चल बेटा, घर को दर्द होता है। लकड़ी की आवाज, क्री क्री। घर ने दरवाजा अपने आप बंद कर लिया। दरवाजा बंद, धड़ाम। बारिश की आवाज अचानक कट गई। अब सिर्फ हाँ हाँ। काका, हम बाहर नहीं जा सकते? जा तो सकते हैं बेटा, पर अब बाहर तुझे पहचान नहीं पाएगा। हाँ। घर का अंदरूनी सच दीवारों पर हाथों के निशान थे, पर वो ऊपर की तरफ जा रहे थे, जैसे किसी ने जमीन के नीचे से दीवार पकड़ी हो। घर की धड़कन फर्श के नीचे धक धक, धीमी, भारी। ये दिल की आवाज है? नहीं बेटा, ये गिनती है। भारी। घर ने एक गहरी सांस ली, और रामू को लगा किसी ने उसका नाम लिया। दरवाजा बंद होते ही घर ने जैस सांस रोक ली। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, इतना शांत कि रामू को अपनी पलकों की हर हरकत सुनाई देने लगी। काका, आप यही हैं ना? कोई जवाब नहीं। रामू मुड़ते हुए। काका, पीछे कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर 2 पैरों के निशान थे जो अंदर की तरफ जा रहे थे। घर की गिनती फर्श के नीचे धक धक। हर धड़कन के साथ दीवारें हल्की सी अंदर की तरफ खिसकती, जैसे घर उसे नाप रहा हो। ये घर जिंदा है ना? अब समझ आया बेटा। काका, बाहर चलो, मैं गलती कर गया। गलती तब होती है बेटा जब आदमी गलत दरवाजा चुने। आईना कमरे के कोने में एक पुराना आईना था। आईने में रामू अकेला नहीं था, उसके पीछे बहुत सारे साए खड़े थे। सबके सीने हल्के हल्के हिल रहे थे। काका, ये लोग कौन हैं? ये तेरे जैसे ही हैं जो बारिश से बचने आए थे। दरवाजे का सच। रामू दौड़कर दरवाजे तक गया, हैंडल घुमाया। दरवाजा नहीं खुला, क्योंकि अब वहां दरवाजा था ही नहीं, सिर्फ दीवार। काका, घर की मांग जमीन के नीचे से आवाज आई। एक सांस, बस एक
दे दे बेटा, बारिश रुक जाएगी। एक गहरी सांस ली और रामू को महसूस हुआ उसकी सांस अब उसके अंदर नहीं थी। रात का आखिरी पहर देवपुर की गलियों में आज हवा चल रही थी पर कोई भी बाहर नहीं निकला। अचानक टन टन बैल की घंटी की आवाज, पर इस बार बैल गाड़ी नहीं दिखी। गांव के बीच वही आग चारों तरफ, वही लोग, पर आज आग कांप रही थी। शिवदत्त काका, आज गिनती पूरी नहीं है। आज एक और सांस कम हो गई। हाँ, आज उस घर ने एक और नाम याद कर लिया है। सुबह हो चुकी थी। सूरज निकला, लेकिन देवपुर में कोई दरवाजा नहीं खुला। मुर्गे ने बांग नहीं दी, कुत्ते नहीं भौंके। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे गांव ने रात के साथ सांस लेना छोड़ दिया हो। हवा चल रही थी पर ठंडी नहीं थी। वो हवा सीने में चुभ रही थी। सुबह हो गई काका, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी गांव में एक अजनबी गांव की पगडंडी से एक बाबा आता दिखा। लंबी जटा, केसरिया कपड़े, हाथ में लकड़ी की लाठी, लेकिन उसकी आंखें डर से भरी नहीं थी। वो डर को पहचानती थी। जिस घर से सांसों की आवाज आती है वो आज रात पूरी तरह जाग चुका है। बाबा, आप कौन हो? मैं वो हूँ जो ऐसे घरों के बाद गांव में आता है। वो अब घर नहीं रहा, वो इच्छा बन चुका है। इच्छा? बाबा, हाँ, भूख की, ठंड की और तिरस्कार की। सालों पहले इसी देवपुर में एक बूढ़ा बाबा रहता। सर्दी का मौसम था, रातें लंबी थीं और गांव के दिल उससे भी ज्यादा ठंडे। घर का नाम लिया जाता है बूढ़े बाबा का सच। पूरा खुलासा। सर्दी की सबसे लंबी रात थी। आसमान में तारे नहीं थे। हवा ऐसे चल रही थी जैसे किसी ने छुरी से चमड़ी काट दी हो। उसी उजड़े हुए घर के अंदर एक टूटा चूल्हा, बुझी हुई राख और एक कोने में कांपता हुआ बूढ़ा बाबा अपनी पत्नी को सीने से लगाए बैठा था। इतनी ठंड लगता है जैसे हड्डियां अलग हो जाएंगी। ले, ये ओढ़ ले, मेरे लिए ठीक है बा। तू झूठ बोल रहा है, तेरे हाथ बर्फ जैसे ठंडे हैं। ठंड से नहीं, तेरी चिंता से। आज भी कुछ खाने को नहीं मिला ना? मिल जाएगा, सुबह तक कुछ न कुछ। तू हर रात यही कहता है। सुन, तू चिंता मत कर, मैं तुझे भूखा नहीं मरने दूंगा। कहाँ से लाएगा? सारे गांव ने दरवाजे बंद कर लिए हैं। तो क्या हुआ, रास्ते अभी जिंदा हैं। इस ठंड में बाहर मत जा, तेरा शरीर अब साथ नहीं देता। अगर मैं नहीं गया तो तू नहीं बचेगी। तो अगर तुझे कुछ हो गया तो समझ लेना, तेरे लिए ही गया था। नाम लेकर मत मांगना, लोग डर जाते हैं। मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं बस इंसान होने की याद दिलाऊंगा। जल्दी लौट आना। अगर देर हो जाए तो चूल्हे के पास बैठी रहना। मैं आऊं या ना आऊं, पर भूख आज यहीं रुकेगी। दरवाजा बंद होते ही बूढ़ा बाबा गांव की तरफ चल पड़ा। सर्द हवा उसकी हड्डियों में सीटी बजा रही थी। पांव नंगे थे, जमीन बर्फ जैसी ठंडी। हर कदम के साथ उसकी सांस और भारी होती जा रही थी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज थी, उसे भूखा नहीं मरने दूंगा। पहला घर, पहली बेइज्जती। वो पहले घर के सामने रुका। एक ठीक ठाक मकान अंदर दिया जल रहा था। मालिक, एक रोटी मिल जाती तो जान बच जाती। अरे हटो यहाँ से। रात में भिखारी आने लगे। ये वही है, अब शको। बेटा, सिर्फ थोड़ा सा खाना। इसे भगाओ। अरे मर जा, हमने ठेका नहीं लिया तेरे लिए। जा, कहीं और जाकर मर। मैं कोई बुरा नहीं हूं। दूसरा घर, तीसरा घर। गालियां अब उसकी चाल और धीमी हो गई थी। वो तीसरे घर पहुंचा। मर जा, वो शब्द बूढ़ा बाबा उठा। कपड़े और भीग चुके थे। वो आखिरी ताकत बूढ़ा बाबा गांव की आखिरी गली तक घिसटता हुआ पहुंचा। उसका शरीर अब जवाब दे रहा था। सांस टूट रही थी। हाँ हाँ, उसने आसमान की तरफ देखा। ठंड और अपमान उसके कानों में आवाजें गूंज रही थीं। मर जा, भूख से ही सही, गांव को गंदा करता है। आखिरी कोशिश वो मंदिर के पास पहुंचा। सोचा शायद यहां कोई भगवान का डर रखता हो, पर मंदिर का दरवाजा भी बंद था। दीपक बुझ चुका था। बाबा कांपते पैरों से लौटकर अपने टूटे फूटे घर की ओर बढ़ा। रात अब और गहरी हो चुकी थी। हवा सुई की तरह चुभ रही थी। दरवाजा उसने धीरे से खोला। क्री कर घर के अंदर अंधेरा था।
चूल्हा ठंडा पड़ा था, कोई आवाज नहीं। नाटा बाबा ने कांपते हाथों से दिया जलाया, पीली रोशनी फैली और तभी उसकी नजर खाट पर पड़ी। पत्नी उसी तरह लेटी थी जैसे सो रही हो। भयावह खुलासात भी उसकी नजर पत्नी की मुट्ठी पर पड़ी। उंगलियां बंद थीं। बाबा ने डरते डरते उसे खोला। अंदर एक कागज का टुकड़ा था। लिखा था, मुझे पता था तू लौटेगा, पर शायद देर हो जाएगी। भूख ने पहले जीत लिया। बाबा जमीन पर बैठा रहा। पत्नी का ठंडा हाथ अब भी उसकी हथेली में था। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, पर आंसू भी अब गर्म नहीं थे, वो भी ठंडे पड़ चुके थे। आखिरी पहर था। हवा एकदम शांत हो गई। बाबा की सांसें धीमी और धीमी। उसका सिर पत्नी के कंधे पर टिक गया। आंखों से आखिरी आंसू निकला और जम गया। उसकी छाती हिली, फिर नहीं। मूर्ति लगाओ और रोज पहला निवाला उसके नाम, ताकि भूख फिर कभी घर न मांगे। बाबा पीछे मुड़ते हुए, याद रखना मूर्ति पत्थर की होगी पर भूख जिंदा है। इतना कहकर वो बाबा गडंडी में धुंध की तरह गायब हो गया और उसी पल गांव के उस घर से एक लंबी सांस की आवाज आई, जैसे कोई कह रहा हो, अब किसी को भूखा मत छोड़ना।